हेलो बच्चों, चलो आज शुरू करते हैं हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, देखो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर मैंने लास्ट वीडियो में हेनरीज लॉ तक कराया था। ठीक है, वहाँ हमने क्या बात की थी? वहाँ हमने बात की थी सॉलिड इन अ लिक्विड और गैस इन अ लिक्विड की। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? लिक्विड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब यहाँ सॉल्यूट भी आपका लिक्विड होगा और सॉलिड भी लिक्विड होगा। चलो भाई, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली हैं? इसके अंदर आपका रॉल्स लॉ कवर होगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर होंगे जो सीधा पेपर के अंदर आएंगे। ठीक है, उनको हमें कवर करना है, लेकिन वो सारी चीज़ें पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। चलो उन बेसिक टर्म्स की नॉलेज लेते हैं। देखो सबसे पहला बेसिक टर्म होता है, वो होता है हमारा वॉलेटाइल वर्ड। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेटाइल? वॉलेटाइल क्या चीज़ होती है भाई? कोई भी ऐसी चीज़ जो रूम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेट हो जाए, एनी सब्सटेंस दैट इजिली इवेपोरेट ऑन द रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड वॉलेटाइल। फॉर एग्जाम्पल आपका परफ्यूम, ठीक है, यूज करोगे अपने परफ्यूम को, वो तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा, तो इट इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस। समझ आ गया? चलो अभी सेकेंड थिंग देखते हैं कि इस वॉलेटाइल वर्ड का यहाँ यूज क्यों है। तो भैया ये इस वजह से यूज में आता है, जो इसका सेकेंड टर्म है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर नाम से ही पता चल रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। बट किस चीज के वेपर? ठीक है, देखो यहां पे डेफिनेशन देखो पहले, फिर मैं समझाता हूं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड विच इज वॉलेटाइल इन नेचर। समझ आया? नहीं समझ आया तो चलो देखते हैं इसे और अच्छे से। इधर देखो बच्चों, मान लो मैं एक कंटेनर लेता हूं, एक क्लोज कंटेनर ले लिया मैंने। ठीक है, मैं दो कंटेनर ले लेता हूं आपको कुछ समझाने के लिए। मान लो इस कंटेनर के अंदर जो मेरा सॉल्वेंट है या जो मेरा लिक्विड है वो है लिक्विड ए, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स ए के मौजूद हैं। दूसरा वाला है मेरा बी, इसके अंदर पार्टिकल्स किसके मौजूद हैं? बी के, लिक्विड बी के पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो पहले तो एक बात बताओ, इनमें से वेपर्स किसके तेजी से बनेंगे? इवेपोरेट कौन होगा तेजी से? जो कि वॉलेटाइल होगा। तो मैं बोल देता हूं ए इज वॉलेटाइल, ठीक है, एंड बी इज नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, अब जब बी नॉन वॉलेटाइल है तो इसके तो वेपर्स ही नहीं बनने वाले, है ना, वेपर्स नहीं बनने वाले, तो इसकी स्टडी हमें नहीं करनी। अभी हम किसकी स्टडी करने जा रहे थे? वॉलेटाइल सब्सटेंस की। समझ आ गया वॉलेटाइल वर्ड का यूज क्या है? आगे देखते हैं। अब भैया क्योंकि ए वॉलेटाइल था, इसके वेपर्स बने, धीरे धीरे इसके वेपर्स बनने शुरू हुए। एक समय आया कि इसके जो वेपर्स हैं, ठीक है, इसके वेपर्स और इसका लिक्विड सॉल्यूशन, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। क्या स्टैब्लिश हो गया? एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। मतलब अब और ज्यादा वेपर्स नहीं बन सकते। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो ये वेपर होंगे भैया, उनको निकलने के लिए तुम जगह तो दे नहीं रहे, वो क्लोज कंटेनर है, वो प्रेशर लगाना शुरू करेंगे। किस पे? इस लिक्विड की लेयर के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे। समझ आ गया? तो ये वेपर्स हैं, प्रेशर लगा रहे हैं किस पे? लिक्विड की लेयर के ऊपर, अपने सॉल्यूशन की लेयर के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मतलब किसी भी लिक्विड लेयर के ऊपर के जो सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाता है कोई भी वेपर, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। समझ आ गया? चलो अगर इतनी बात समझ आई तो कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि भैया वेपर प्रेशर किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ए वॉलेटाइल तो है, और वॉलेटाइल होने की वजह से इसके वेपर्स तो बनेंगे, लेकिन क्या चीज है जो इसको और ज्यादा वॉलेटाइल कर सकती है? तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर? टेम्परेचर। भैया जब वो रूम टेम्परेचर पे इतनी तेजी से अपने इवेपोरेट हो रहा है, जब रूम टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट हो जा रहा है, तो अगर मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो क्या होगा? और तेजी से इवेपोरेट होगा, और ज्यादा वेपर्स बनेंगे, और जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज्यादा क्या बनेगा? वेपर प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ा तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस था वो इजी हो गया बहुत। अब आपके लिए इवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत इजी हो चुका था। दूसरा, प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ द लिक्विड। अब ये प्योरिटी का क्या मतलब होता है भाई? जरा समझो। मानो मैं एक
ऐसे ही क्लोज कंटेनर लूँ, ठीक है, यहाँ पे भी मैं 2 लेके दिखाता हूँ, ठीक है। एक में प्योर ए है तो सरफेस के ऊपर सारे के सारे पार्टिकल्स ए के ही होंगे, ठीक है। जबकि दूसरे के अंदर थोड़ी सी इंप्योरिटी है बी की, मतलब उसके अंदर एक मिक्सचर है जिसके अंदर बी के पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। अब जब वेपर्स बनने शुरू होंगे तो भैया ये तो सरफेस फिनोमेना है, सबसे पहले जो मॉलिक्यूल सरफेस पर मौजूद है वहीं तो इवेपोरेट होंगे ना। तो आप बताओ द वेपर प्रेशर ड्यू टू ए किस में ज्यादा होने वाला है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? पक्का फर्स्ट वाले में। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे ज्यादा एन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो जल्दी भी इवेपोरेट हो जाएंगे और आपका वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, जबकि यहाँ पे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऑन द सरफेस। भैया बी तो मैं नॉन वॉलेटाइल कंसीडर कर रहा हूं ना, और नहीं भी कर रहा तो अभी तो मैं ए की बात कर रहा हूं ना। तो क्या ए के वेपर ज्यादा बन रहे हैं? नहीं बन रहे इसके कंपेरिजन में, इसलिए उसका वेपर प्रेशर भी कम है। इसका मतलब जैसे जैसे आप इम्प्योरिटी ऐड करते जाओगे, जैसे जैसे आपकी इम्प्योरिटी बढ़ेगी, अगर इम्प्योरिटी इंक्रीज होती है तो आपका वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है। समझ आ गए दोनों फैक्टर्स? यही दोनों फैक्टर थे जो मैंने आगे आपको यहां पे कराए थे। देख लो जरा, टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। प्योरिटी ऑफ द लिक्विड, जितनी ज्यादा प्योरिटी होगी उतना ज्यादा मेरा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब लास्ट देखो, द नेचर ऑफ द लिक्विड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बीच भाई किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मान लो मेरे पास यहां पे ही मैं बना दे रहा हूं, ये है मेरा ए, ठीक है। इसकी वॉलेटिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है कि ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है? मैंने बोल तो दिया ये वॉलेटाइल है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो ए के मॉलिक्यूल्स हैं इनका आपस में जो बॉन्ड है वो बहुत वीक है, इसलिए इन्हें कम टेम्परेचर पे ही, मतलब कम एनर्जी प्रोवाइड करने पे ये वेपर्स में टूट जाते हैं, है ना भाई। अल्कोहल 70 डिग्री सेल्सियस होता है, अल्कोहल जो होता है उसका अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट देखूं 70 के करीब होता है, H2O का 100 के करीब होता है, लेकिन ईथर 30 डिग्री पे ही उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि इसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, जबकि अल्कोहल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है और H2O के पास तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। समझ आ गया? तो ध्यान दिया आपने, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, H2O का ज्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, लेकिन वो उतना ही लेस वॉलेटाइल होगा और उसके वेपर प्रेशर भी उतना ही कम हो जाएगा। ईथर अभी आपके हाथ पे गिर जाए तुरंत उड़ जाएगा, लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं होता। समझ आ गए सारे के सारे फैक्टर्स? वॉलेटाइल वर्ड का मतलब समझ आ गया, जो बहुत तेजी से उड़ जाए, ठीक है। वेपर प्रेशर समझ आ गया, इसको इफेक्ट करने वाले तीनों के तीनों फैक्टर्स आप लोगों को समझ में आ गए, ठीक है। चलो, अगर इतनी चीज समझ आ गई तो हम अपने चैप्टर का पहला पॉइंट उठाते हैं, वो है रॉल्स लॉ। चलो देखते हैं अब रॉल्स लॉ को। बच्चों, रॉल्स लॉ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बेसिकली क्या करता है कंसीडर, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यह आपको बोलता है कि मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है वॉलेटाइल लिक्विड्स का, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक मिक्सचर है जिसके अंदर मैंने 2 कंपोनेंट मिला रखे हैं, एक है कंपोनेंट ए और दूसरा है कंपोनेंट बी, और मैं अभी मान के चल रहा हूँ मेरे दोनों ही कंपोनेंट कैसे हैं, वॉलेटाइल है नेचर के अंदर, ठीक है। दोनों के दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो दोनों का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ना, मतलब ए का अपना अलग वेपर प्रेशर और बी का अलग अपना वेपर प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी कॉमन सी थिंग है। मान लो आपके पास 2 वॉलेटाइल सब्सटेंस है, एक ए है दूसरा बी है, उन्हें आपने मिक्स किया, तो आप खुद सोचो ना, जो चीज उस मिक्सचर के अंदर ज्यादा होगी, मान लो ए ज्यादा है तो उसके वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे, है ना, एक लेवल पे बी के मुकाबले। इसी को देखते हुए कुछ बातें की गई। पहले ए सब्सटेंस को अलग देखा गया, फिर बी को अलग देखा गया, उसके बाद उन्हें एक साथ देखा गया। हम भी अब कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं, चलिए इस पे ध्यान देते हैं। पहले हम ए को अलग देखते हैं, ठीक है। तो भैया ए की क्या बात थी, मान लो यहां मैं ए का वेपर प्रेशर बना रहा हूं, ठीक है।
दिस इज फॉर ए। ओके, ये उसका मोल फ्रैक्शन का लाइन है। मोल फ्रैक्शन काय से शो होता है, ठीक है, हमेशा 0 से 1 के बीच, कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच रखी जाती है। अब मान लो आपने एक लिक्विड लिया, एक लिक्विड सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ये तो ग्राफ है, ये मेरा वो क्लोज वेसल बना रहा हूं मान लो मैं, उसके अंदर स्टार्टिंग में ए था ही नहीं, स्टार्टिंग में ए था ही नहीं, उसका मोल फ्रैक्शन क्या था, 0, ठीक है। तो क्या उसका कोई प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, नहीं होगा ना। ए वॉलेटाइल सब्सटेंस है, मैं मानता हूं ए इज वॉलेटाइल, लेकिन जब ए है ही नहीं तो उसके वेपर प्रेशर कौन बनाएगा, कोई नहीं बनाने वाला। अब मैंने धीरे धीरे उसके अंदर ए इंसर्ट करना शुरू किया, पहले उसके अंदर कोई दूसरी चीज थी, अब मैंने उसके अंदर ए भी मिक्स करनी शुरू की। अब जैसे जैसे मेरा ए उसके अंदर डाला जा रहा है, उसका मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, वेपर प्रेशर भी साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। एंड एट अ पॉइंट जब आपका मोल फ्रैक्शन 1 पे पहुंच गया, मोल फ्रैक्शन 1 पहुंचने का मतलब क्या है, काई ए इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या होता है, दैट इट इज प्योर सॉल्यूशन ऑफ ए ओनली, कि उसके अंदर ए के अलावा कुछ है ही नहीं। और भैया जब ए ही नहीं है तो सारे के सारे वेपर, ए के अलावा कुछ है ही नहीं तो सारे के सारे वेपर्स जो होंगे, और भाई जब ए के अलावा उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो सारे के सारे वेपर्स ए के ही तो होंगे, वही उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी होगी वेपर प्रेशर की। इसको हम शो करते हैं पी ए नॉट से। चलो अब हम सेम ही चीज किसके लिए करते हैं, बी के लिए करते हैं। तो भैया सेम प्रोसीजर बी के लिए भी अलाउड होता है। जब उसका मोल फ्रैक्शन 0 था तब कुछ नहीं होगा, और जैसे जैसे ही बढ़ा 1 तक आया मोल फ्रैक्शन, उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ने लगा। जब मोल फ्रैक्शन 1 हुआ तो उसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर बना, जिसे हमने बोला पीवी नॉट। ये तो दोनों का अलग अलग था, लेकिन चलो अब इनको एक साथ मिला के करते हैं। अब ये आपका मेन ग्राफ होगा रॉल्स लॉ का, जो मैंने अभी नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से दिखा रखा है, साफ साफ। यहाँ पे समझने के लिए पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है, पेपर के अंदर वहां से देख के बना लीजिएगा। भैया मेरे को एक ही ग्राफ के अंदर ए भी शो करना है और बी भी शो करना है, ठीक है। तो पहले मैं बोलता हूं इस साइड से ए को दिखाना कि इस पॉइंट पे जो मोल फ्रैक्शन है ए का वो 0 है, यहां आते आते 1 हो गया, यहां पे बी 1 है और यहां आते आते बी 0 हो गया, ठीक है। मतलब ए की क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि वो 1 पहुंच गया, उसके कंपैरिजन में बी का मोल फ्रैक्शन लगभग 0 पे आ गया, ठीक है। चलो अब ग्राफ बनाना सीखते हैं, ठीक है, कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। तो भैया ए का ग्राफ बनाए यहां पे, जैसे जैसे 0, जब ए 0 था, ठीक है, ये वेपर प्रेशर के लिए है, ठीक है, वेपर प्रेशर, ठीक है, दिस इज फॉर वेपर प्रेशर, ओके, दोनों साइड से। जब ए 0 था तो उसका वेपर प्रेशर 0 था, जैसे जैसे वो 1 की तरफ गया उसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया, और ये जब 1 हो गया तो उसका वेपर प्रेशर जो था वो पी ए नॉट से कंसीडर किया गया। समझ आया। ऐसे ही बी के लिए करते हैं। जब बी 0 था तो 0 था उसका, लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि बी का 1 तो इस तरफ हो रहा है ना, मैंने इसी ग्राफ को उल्टा बना दिया मान लो, ठीक है, और जैसे जैसे यहां पे बढ़ा वो 1 की तरफ गया, ऊपर बढ़ने लगा, और ये मेरे को मिला पी बी नॉट का पॉइंट। समझ आई दोनों चीजें। लेकिन एक बात बताओ, मिक्सचर का वेपर प्रेशर तो दोनों का मिक्स होके होगा ना। देखो कहने का क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास अभी मैं वेपर प्रेशर को चलो काउंटिंग में लेता हूं, ठीक है, कि मेरे पास 4 मॉलिक्यूल्स ए के वेपर फॉर्म में है और 1 मॉलिक्यूल बी का है, लेकिन टोटल तो 5 हुए ना। ऐसे ही यहां पे देखो, ये ए की लाइन है, ये बी की लाइन है, लेकिन ओवरऑल मिक्सचर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी ना, वो यहां बन रहा होगा। ये है मेरा पी ए प्लस पी बी का लाइन। नहीं समझ आया। देखो इतना पॉइंट देखो इसका और इतना पॉइंट देखो इसका, इसके ऊपर इसे जोड़ दो, टोटल लाइन यहां बनेगी ना। वो दोनों एक ही साथ है, मैंने थोड़ा सा दूर बनाया, लेकिन देखो लगभग वही बन रही है ऊपर। पहली चीज तो मिल गई कि हमने प्लस वाली लाइन कैसे बनाई ऊपर। दूसरी चीज सोचो, अच्छा किसका वेपर प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है। भैया ए का ज्यादा है,
तो ये चीज़ क्या बताता है कि भैया ए और बी दोनों वॉलेटाइल है, लेकिन ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी, मतलब बी के मुकाबले ए ज़्यादा वॉलेटाइल है, उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम पे ज़्यादा है। समझ आ गया? इसके अंदर भी जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो ज़्यादा किसकी तरफ से हो रहा है? ए की तरफ से ना। चलो, तो तुम्हें इस ग्राफ से जितनी चीज़ें मुझे समझानी थी वो मैं समझा चुका। अब हमें इसके न्यूमेरिकल्स के लिए भी जाना है। दोबारा से आगे आते हैं और देखते हैं कुछ चीज़। भैया ये था ए का, जितना ज़्यादा उसका अमाउंट बढ़ रहा था उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, और वो जो कांस्टेंट कंसीडर किया गया इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए वो हो गया पी ए नॉट। ठीक है। और सिमिलरली फॉर कंपोनेंट बी, उसका भी मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, मतलब उसका जो अमाउंट होगा टोटल अमाउंट, वो जितना तेज़ी से बढ़ रहा होगा सॉल्यूशन के अंदर उतना ही उसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने जो कांस्टेंट यूज़ किया वो क्या था? पी बी नॉट। पी बी नॉट मतलब द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, प्योर लिक्विड बी। समझ आ गया? ये थी रॉल्स लॉ की डेफिनेशन। अब भैया टोटल मिक्सचर की जब बात करेंगे तो क्या होगा? तब हम यूज करते हैं डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डेल्टन लॉ क्या कहता है? दैट द टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनको आप ऐड कर दो, आपको टोटल मिल जाएगा। तो मैंने बिल्कुल वही किया, पी ए और पी बी को ऐड कर दिया यहाँ पे, पी ए प्लस पी बी। पी ए की जगह पी ए नॉट ए, पी नॉट ए प्लस काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। समझ आ गया? कोई भी न्यूमेरिकल आपका, एक ये कंडीशन याद रखो, दूसरा कि कभी भी मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का 1 से ज्यादा नहीं होता। ये दो इक्वेशन अगर आप याद रख लोगे तो आपको अच्छे से कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दो फॉर्मूले आपको याद होने जरूरी होते हैं। अभी हम इन्हीं के बेस न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये वाला, दूसरा ये वाला। चलो ओके बच्चों, चलो आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है? देखो इसमें बोला क्या गया है कि जो मेरा वेपर प्रेशर है, दो लिक्विड है मेरे पास, एक ए है दूसरा बी है। इनके प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है 450 mm ऑफ Hg एंड 750 mm ऑफ Hg। याद है ना, मरकरी से नापते उसे। ठीक है, एट 350 केल्विन। आपको बोला गया है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल प्रेशर इज 600 mm Hg। आपको कंपोजिशन फाइंड करना है। कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है बेसिकली आपको। ठीक है भैया, 2013 का ये क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन के अंदर आप रॉल्स लॉ के सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लेते हो। ठीक है, चलो करना शुरू करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आपको गिवन क्या क्या है। आपको गिवन है पी ए नॉट और पी बी नॉट, ये आपको गिवन है। प्योर लिक्विड बोला गया है ना, ये हो गया 450 mm और ये हो गया 700 mm। इसके अलावा एक और चीज़ गिवन है आपको, पी टोटल गिवन है कितना? 600 mm ऑफ Hg। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करने पे भी एक बार ध्यान दे लेते हैं। आपको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन, कंपोजिशन इन लिक्विड मिक्सचर, काई ए फाइंड करना है। ठीक है, उसके अलावा आपको काई बी फाइंड करना है। ये तो था उसका लिक्विड फेज में, कंपोजिशन इन लिक्विड मिक्सचर या लिक्विड फेज। दूसरा आता है आपको कंपोजिशन इन वेपर फेज भी फाइंड करना है। द कंपोजिशन इज वेपर फेज को हम शो करते हैं वाई ए और वाई बी से। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन में आगे ही समझाऊंगा। चलिए भाई, अब देखते हैं, मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि मुझे लगाना है रॉल्स लॉ। और मैंने आप लोगों को क्या बोला था अभी कुछ देर पहले कि दो फॉर्मूले हैं, उन्हीं में आपका सारा काम हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये वाला याद रखो, ठीक है, कि जो पी टोटल होता है वो पी ए प्लस पी बी है, मतलब पी नॉट ए काई ए, पी नॉट बी काई बी। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1। काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? भैया वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा अपने आप। पी टोटल की जगह आप पुट कर दो यहाँ पे 600 mm।
पी नॉट ए की जगह आप रख दो 450। काई ए को अगर आप काई ए रखना चाहते हो तो यूज़ करो, कोई चिंता नहीं। पी बी नॉट की जगह आप क्या वैल्यू पुट करोगे 600। काई बी की जगह 1 माइनस काई ए नहीं लिख सकता क्या मैं? सॉरी, काई बी की जगह मेरा 700 होगा। ओके, काई बी मेरा 700 है। इसको देख के एक बात बता सकते हो कोई, कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है? बी इज मोर वॉलेटाइल, ठीक है ना, दिस इज मोर वॉलेटाइल। ओके, चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो 600 इक्वल्स टू 450 काई ए प्लस 700 माइनस 700 काई ए। ओके, सॉल्व करें इसे। सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा? 600 माइनस 700 आएगा इधर, और इस साइड माइनस 250 काई ए, माइनस 100 माइनस 250 काई ए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। काई ए की वैल्यू कितनी आई? 100 अपॉन में 250, 100 अपॉन में 250 कैंसिल होने के बाद 1/5, और 1/5 मतलब 0.2 निकल गया ना काई ए। अब भैया काई ए अगर 0.2 है तो अब काई बी निकालना तो बहुत आसान काम है, 1 माइनस काई ए, ठीक है, 1 माइनस काई ए मतलब 0.80। चल, काई ए और काई बी तो फाइंड हो गया। अब ये वाई ए और वाई बी क्या है, मतलब वेपर फेज में कैसे फाइंड करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं कि वेपर फेज में कैसे आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे किसी चीज़ का। भैया बहुत आसान होता है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है इन वेपर फेज, तो बहुत आसान है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन में टोटल प्रेशर। ऐसे ही काई बी कैसे निकालोगे? द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन में टोटल प्रेशर। और पी ए निकालने का तरीका क्या है? पी नॉट ए इंटू में काई ए अपॉन में टोटल। अब मैं एक करके दिखाऊं, ध्यान से देखो। पी नॉट ए कितना गिवन है? 450 पुट करोगे वैल्यू, काई ए की वैल्यू 0.2 गिवन है, और नीचे पी टोटल की वैल्यू भी गिवन है। सारी सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही पी बी के लिए क्या यूज होगा? पी नॉट बी काई बी अपॉन में पी टोटल। अब भैया पी टोटल तो चेंज नहीं हुआ, वो तो अभी भी 600 है। पी नॉट बी कितना है? 700। पता चल गया ना कैसे निकालते हैं वेपर फेज के लिए। वेपर फेज के लिए क्या करना है, आराम से जो भी आपका कंपाउंड है, जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है इन वेपर फेज, उसके टोटल प्रेशर को ऊपर लिखो, उसके पार्शियल प्रेशर को, और नीचे टोटल प्रेशर। समझ आ गया सभी लोगों को? तो यहाँ पे 700 पी नॉट बी, काई बी की वैल्यू 0.8 है, पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखें। सबसे मज़ेदार बात तो इसके अंदर यह है कि यहाँ आपको मोल्स का रेशियो दिया गया है, ना कि मोल फ्रैक्शन का। बहुत ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर में ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे नॉर्मली आप लोगों के सामने ज़्यादातर मार्क बूस्टर सीरीज हो या फिर क्वेश्चन हो, इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लाऊंगा या फिर आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के ही क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या तो वो प्रीवियस ईयर के रिपीट्स होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल डिजिट चेंज हो जाती है बस उनकी, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स से दिए जाते हैं। देखो आपको दो कंपाउंड है, एक है पेंटेन, दूसरा है एक्सेन। उनके मोल्स का रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो आंसर नंबर 2 देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन के लिए मैं P यूज कर रहा हूं, और हेक्सेन के लिए H, ठीक है। ये N है, काई नहीं है, मोल फ्रैक्शन नहीं है, N है ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेक्सेन, इनका रेशियो क्या है? 1/4, ठीक है। और क्या क्या गिवन है? और गिवन है कि पेंटेन का 20 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है? 440, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं इसे, एक काम करते हैं, पेंटेन को हम A मान लेते हैं और हेक्सेन को हम B मान लेते हैं, आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान रहेगा ये, फिर बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, ठीक है। लो A और B, तो P नॉट A दे रखा है मुझे 440 mm, और P नॉट B दे रखा है मुझे 120 mm। सारी चीज़ें गिवन है। ज़्यादा वॉलेटाइल कौन है? A ज़्यादा वॉलेटाइल है। निकालना क्या है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज। याद रखना,
तो आपको वाई ए फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए फाइंड करोगे अपॉन में टोटल प्रेशर फाइंड करोगे। चलो अब करना शुरू करते हैं। अब तो क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हमने ले ली है। ये सब आपका गिवन था, ठीक है। दिस वॉज योर गिवन, दिस वॉज योर टू फाइंड। पेपर के अंदर ये मेंशन करा करो ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करना चाहिए। तो भाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। पहले फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, दो ही याद रखने हैं। पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी, जो कि मिलके बना होता है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी से। और दूसरा फॉर्मूला होता है काई ए प्लस काई बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ओके, इन दो के अलावा कोई चीज नहीं यूज होती। तो भैया काई ए और काई बी क्या है, 1 और 4? नहीं, ये मोल फ्रैक्शन है। याद रखना ये चीज क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो जरा मोल फ्रैक्शन फाइंड किया जाए। काई ए कैसे फाइंड होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी टोटल। तो अगर मैं ए को 1 मानता हूं, एन ए को 1 रखता हूं, ठीक है, तो ए की जगह 1 और बी की जगह क्या यूज करूंगा, 4 यूज करूंगा। तो काई ए कितना निकल के आया, 1/5 मतलब 0.2। ऐसे ही काई बी कितना निकल के आएगा, भैया दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली माइनस कर लो या फिर ऐसे वैल्यू पुट करके देख लो। 0.8 आएगा वैसे, 1 - 0.2 फाइंड हो गया आपका। जब फाइंड हो गया तो टोटल प्रेशर फाइंड कर लो। ये क्यों करना है टोटल प्रेशर फाइंड, पहले देख लो, समझ में आना चाहिए। पहले ये समझ में आए कि करना क्या है, तभी तो हमें वेपर फेज में फाइंड करना है, जिसके लिए हमें ए का पार्शियल प्रेशर चाहिए और टोटल प्रेशर चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमें निकल गई तो हम मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज तो फाइंड कर ही सकते हैं आसानी से। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे फाइंड होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो रॉल्स लॉ के सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था पी ए का फॉर्मूला क्या है, पी नॉट ए काई ए, ठीक है। पी नॉट ए कितना दे रखा है, 440। मैंने बता रखा है देखो कि मैंने ए किसको माना है, पेंटेन को, ठीक है। और काई ए की वैल्यू कितनी है, 0.2, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, 44 88 आ जाएगा, ठीक है, 88 mm ऑफ Hg। ऊपर वाला टर्म फाइंड हो गया, नीचे वाला करते हैं, टोटल प्रेशर निकालते हैं। टोटल कैसे फाइंड होगा, इस वाले फॉर्मूले से, टोटल पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। पी नॉट ए कितना है मेरा, 440 इंटू में 0.2 प्लस पी नॉट बी कितना है मेरा, 120 इंटू में 0.8, ठीक है। ये से पॉइंट हटा, यहाँ से 0 कटा, आया 88। फिर यहाँ पे पॉइंट हटा, ये आया 12 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 96। ओवरऑल वैल्यू आपकी कितनी निकली, 8 6 14, ठीक है। एक उधर से 9 8 17 1 18, ठीक है, 184 mm ऑफ Hg। तो बस भैया निकल गया आपका आंसर। क्या चाहिए था, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना निकला, 88 mm। टोटल प्रेशर कितना निकला, 184 mm। दोनों का आपस में डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन, समझ आया सबको। फॉर्मूले बहुत जरूरी है यहाँ पे समझने, और ये वेपर फेज वाला टर्म बहुत जरूरी है समझना कि कब आपको वेपर फेज में बोला गया, कब आपको लिक्विड फेज में बोला गया। लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन तो बड़ा आसान था, वो तो यही निकल गया था। मेहनत किसके लिए करनी पड़ी, वेपर फेज वाले के लिए। याद रखना हमेशा इस बात को, क्वेश्चन के अंदर बहुत ध्यान से पढ़ना है ये वाला टर्म, ठीक है। चलो भाई 2 क्वेश्चन तो हो गए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। भाई ये रॉल्स लॉ मैंने यहां क्यों मेंशन किया है यार, ये जो क्वेश्चन है ना रॉल्स लॉ, ये बहुत बार थ्योरेटिकली डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके आइडियल सॉल्यूशन वगैरह की डेफिनेशन न जाने कितनी बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने इसके साल भी नहीं लिखे, बहुत सारे थे क्योंकि, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई रॉल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो जिसको अभी तक हेनरी लॉ ना पढ़ा हो वो जाके एक बार उसे चेकआउट कर सकता है। चलिए हाँ, तो बच्चों अपने थर्ड क्वेश्चन को देखें। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है हमसे कि बताओ व्हाई रॉल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। मतलब हमें 2 चीजों के बीच में रिलेशन बताना है, रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ, ठीक है।
हेनरी लॉ में हमने कुछ ये पढ़ा था, P इक्वल्स टू के एच काय, और यहां हमने क्या पढ़ा, P इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो यार सबसे पहली चीज तो यहीं पे हमें देखनी है कि वो एक सिंगल कंपोनेंट है, यहां पे दो कंपोनेंट है, दो में से एक कंपोनेंट को गायब कर दें। कैसे गायब करें, हम एक कंपोनेंट को नॉन वॉलेटाइल बना देते हैं। तो रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ का स्पेशल केस कब बनेगा, जब आपका सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो। कैसा हो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने उसके अंदर यूज किया हो। अब केवल एक टर्म बचा, पी नॉट ए, ये काई ए होना था, ठीक है, काई ए। अब जरा इसको और इसको कंपेयर करो। अब मान लो अगर ये भी ए ही कंपोनेंट होता, उसी के बारे में बात की जा रही होती, उसी की वॉलेटिलिटी की, तो अब ये दोनों सेम हो गया ना। अभी भी एक चीज कॉमन है, ठीक है, मतलब एक चीज को सेम करना जरूरी है, क्या, कि जो ए का मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वो किसके बराबर हो, उसके हेनरीज कांस्टेंट के बराबर हो। ठीक है, तो रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ का स्पेशल केस कब बनता है, जब आपका एक वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो। पहली कंडीशन, आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। दूसरा, आपका जो यहाँ पे वेपर प्रेशर है फॉर द लिक्विड ए, मतलब पी नॉट ए इज इक्वल टू द के एच, मतलब हेनरीज कांस्टेंट। समझ आ गया भाई, ये आप लोगों का पूरा आंसर था, वाई रॉल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ द हेनरीज लॉ। ठीक है, कब लिखोगे, व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज नॉन वॉलेटाइल इन द सॉल्यूशन, ठीक है, एंड के एच इज इक्वल टू पी नॉट ए। ठीक है, और वी कैन से दैट हेनरीज कांस्टेंट is equal to the partial pressure of liquid component of pure liquid component। याद रखना, समझ आ गया, आपका ये क्वेश्चन भी कवर होता है। अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है आइडियल सॉल्यूशन। बेटा आप लोगों के जितने भी रॉल्स होंगे वो इन्हीं तीन क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होंगे, न्यूमेरिकल टाइप अगर होंगे तो। इससे पहले जो दो कराए थे, ये वाला एक स्पेशल कंडीशन है, इसलिए मेरे को इसे यहाँ पे बताना जरूरी था, और पेपर के अंदर इसके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ तो चलो बच्चों, हमने अभी तक रॉल्स लॉ देख लिया, रॉल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स देख लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे दो तरह के सॉल्यूशंस के ऊपर, द आइडियल सॉल्यूशंस और इनके अपोजिट पे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये हमने किस बेसिस पर डिसाइड किया, ठीक है, द आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हमने किस बेसिस पर ये डिसाइड कर रखा है, इस बेसिस पर कि कौन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है और कौन नहीं करता। भैया ये रॉल्स लॉ को मानता है, ये अपने टीचर की बात मानता है, इसलिए ये एक आइडियल स्टूडेंट है। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये अपने टीचर की बात नहीं मानता। लेकिन इसमें भी दो तरह की कंडीशंस है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। मतलब एक बच्चा कुछ ज़्यादा ही तेज है और जबकि कुछ करता ही नहीं है टीचर की बात का, उसे कुछ भी बोलते रहो वो कुछ सुनता ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ये बात तो समझ आ गई कि हाँ भाई रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाता कौन है। ठीक है, इनके बारे में समझते हैं, फिर ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे, तभी आप लोगों के लिए बहुत आसान पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा मान लो मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक है ए कंपोनेंट और दूसरा है मेरा बी कंपोनेंट। अब ये जो दोनों ही कंपोनेंट है ना, दे आर सिमिलर कंपाउंड्स, ऑलमोस्ट सिमिलर कंपाउंड्स, पूरी तरह से सिमिलर नहीं तो थोड़े बहुत तो रहेंगे। ठीक है, जो मेरे अब यहाँ पे जो मेरे पास ए और बी कंपोनेंट्स हैं, दे आर सिमिलर कंपाउंड्स। मान लो मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ, एक तरफ मैंने बेंजीन ले लिया, दूसरी तरफ मैंने टाउलिन ले लिया। ठीक है,
तो भैया अब होगा क्या, ज़रा समझो। जब मेरे पास कोई ए सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर ए कंपाउंड हो केवल, तो बेंजीन का सिर्फ बेंजीन से इंटरेक्शन हो रहा होगा, है ना। और जब इवेपोरेशन की बारी आएगी तो आपको बस इसे तोड़ने की ज़रूरत है, ए बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। ऐसे ही जब बी मेरा प्योर कंपाउंड होगा और इसको इवेपोरेट करना होगा तो मुझे बी बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब मेरा इन दोनों का मिक्सचर होगा तब क्या होगा, तब मेरे कहीं ना कहीं ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी होगी, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन यहीं पे अब अपना पॉइंट रखता है, क्योंकि ए और बी लगभग सिमिलर कंपाउंड हैं, ठीक है। तो ए बॉन्ड को तोड़ने में और बी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगभग ए और बी बॉन्ड को भी तोड़ने में लगती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। क्यों? क्योंकि दोनों में ही जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है ए और बी में, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगभग सेम होता है। तो आप अभी पीछे सेकंड पॉइंट देखोगे अपना, वहाँ पे लिखा हुआ है ए का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगभग बी के बराबर है, और ये लगभग किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तीनों के तीनों आपस में बराबर बराबर हैं। ऐसा होता क्यों है, अब ये समझने की बात है। बेंजीन को देखो, इसके अंदर सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस लग रहे हैं। टाउलिन में जाओ, क्या यहाँ पे कहीं से कोई दूसरा बॉन्ड आ गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ गया क्या, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई? कुछ नहीं आया, सिर्फ एक सी कार्बन ही तो बड़ा है, ठीक है। ये भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल नहीं जिससे वैन डर वाल्स फोर्सेस में कोई बड़ा चेंज आया हो, ठीक है। तो लगभग सेम है, और जब आगे जाके इन दोनों के बीच इंटरेक्शन भी हो रहा होगा तभी भी ये सिमिलर होंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, आप पीछे देखोगे लिखा होगा डेल्टा एच जो मिक्सचर का होता है वो 0 होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, पहले तो एंथैल्पी को समझो होता क्या है। जब भी कोई बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, जब आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे होगे तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है तो आपको डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है ना बॉन्ड फॉर्म होने पे। तो यार यहीं पे ये चीज फंस जाती है। जब आपका मिक्सचर बना तो उसके अंदर तो ए बी कंपाउंड के बॉन्ड्स थे ना। अब देखो हुआ क्या, क्योंकि यहां सिमिलर होते हैं फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, तो भैया ए और बी को तोड़ने में आपको जितनी एनर्जी रिक्वायर हुई वही एनर्जी आपकी रिलीज हो गई। कब? जब आपका ए बी बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। मतलब मान लो इस बॉन्ड को फॉर्म करने में मेरे को 10 जूल एनर्जी लगी, इसको फॉर्म करने में इसको ब्रेक करने में भी मुझे 10 जूल एनर्जी लगी, ठीक है। लेकिन जब ये ए बी आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी? ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज भी कर देंगे, ठीक है। तो जितनी एनर्जी तोड़ने के लिए लगी उतनी ही एनर्जी रिलीज भी हो गई, क्योंकि लगभग सेम इंटरेक्शन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, ठीक है। जो बॉन्डिंग थी वो उतनी ही स्ट्रांग थी जितनी आपने ब्रेक की थी, तो दोनों सेम था। इसीलिए जो मिक्सचर की इंथैल्पी आई वो क्या आई? 0। समझ आ गया? ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यही अभी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के अंदर और ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस को शो करेंगे। चलो देखते हैं। अब ये समझा तो हमने दिया ही है, देख लो यहाँ पे ए बी और ए बी तीनों की लगभग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सेम है। एग्जाम्पल देखो, बेंजीन और टाउलिन केवल 1 कार्बन का फर्क, हेक्सेन और हेप्टेन ये 6 कार्बन की चेन होती है, ये 7 कार्बन की चेन होती है। तो क्या वैन डर वाल्स फोर्स में कोई बड़ा चेंज आ गया? नहीं आया ना। तो याद रखना, आइडियल सॉल्यूशन हमेशा कौन फॉर्म करते हैं? लगभग सिमिलर कंपाउंड्स, जिसके अंदर किसी भी तरह का जब ए बी बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो तो कोई नया फोर्स इन्वॉल्व ना हो जाए। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में समझेंगे। एंथैल्पी बता दी मैंने, वॉल्यूम वाला फैक्टर अभी आगे आप लोगों को समझ आएगा कि यहाँ पे जो डेल्टा वी मिक्सचर है वो 0 क्यों है, मतलब किसी तरह का वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। ग्राफ देख लो भाई सब लोग, अभी अभी पीछे आप लोगों को अच्छे से समझाया पूरा ग्राफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे बड़े आराम से बना लेना, ठीक है। देखो वही चीज, A0 इधर तरफ जाते हुए A बढ़ रहा है और इधर आते हुए B बढ़ रहा है, तो V का वेपर प्रेशर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और A का अपना राइट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। A का पॉइंट ऊपर है एज कंपेयर टू B, इसका मतलब A इज मोर वॉलेटाइल एज कंपेयर टू B। A जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू द B कंपाउंड, ठीक है ना।
सारी बातें क्लियर हुई? चलो अगर ये सब क्लियर हो गया तो अब हम बढ़ते हैं पॉजिटिव डेविएशन की तरफ। हाँ बच्चों, अब देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है। पहले तो देखो इसे पॉजिटिव डेविएशन बोला क्यों जाता है वो मैं ग्राफ से ही समझा दूं। ये आपका एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है ना। पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ में यही चेंज आ जाएगा, बस उसमें लाइन ऐसे जा रही होंगी सारी। ये ऊपर की तरफ डेविएट हो गया अपनी बेसिक लाइन से, ये ए वाला भी ऊपर की तरफ हो गया और ये बी वाला भी ऊपर की तरफ हो गया, इसलिए इसे बोला जाता है पॉजिटिव डेविएशन। अब ये पॉजिटिव डेविएशन होता कैसे है इसको समझना है, ठीक है। चलो भाई, पॉजिटिव डेविएशन का सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लो, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को। भैया शुरुआत में ए बॉन्ड थे, बी बॉन्ड थे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जब मिक्सचर फॉर्म हुआ तो आपका ए बी बॉन्ड बन गया, लेकिन वो जो ए बी बॉन्ड था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, ठीक है। चलो समझते हैं अब इस चीज़ को। देखो पहला ए कंपाउंड की बात करते हैं। मान लो ए कंपाउंड मेरे पास इथानॉल है, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, इथानॉल और एसीटोन का, या फिर वाटर और मिथानॉल को ले लो, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आपकी वही कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। तो मैं अभी ए और बी को ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ वाटर, ठीक है। तो जब ए प्योर कंपाउंड था, इसके पास थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। वाटर के अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। लेकिन जब ये ए बी कंपाउंड बना तो एट दैट लेवल इनके बीच का बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया। भैया वो तो आपस में ही बॉन्ड करना ज़्यादा पसंद कर रहे थे ना, उनकी अच्छी इंटरेक्शन हो रही थी। यहाँ पे वो जो एच बॉन्डिंग का एक्सटेंट था वो थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। अब इससे देखो क्या क्या फर्क पड़ा। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि इनकी जो बॉन्ड है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए बी। अब इससे क्या क्या चीज़ें फर्क पड़ी, चलो पहले डेल्टा एच की बात करते हैं। डेल्टा एच में इस बॉन्ड को मैंने तोड़ा तो मेरी 20 जूल एनर्जी लग गई, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, तोड़ने में मुझे मेहनत लगी। इसको भी मैंने तोड़ा तो मेरी 20 जूल एनर्जी लगी, तोड़ते समय तो मुझे बहुत एनर्जी लग रही है। लेकिन इससे जो मेरे कंपाउंड फॉर्म हुए, तो कंपाउंड फॉर्म होने पे एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्म ही नहीं हुआ। जितना ये स्ट्रॉन्ग थे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं फॉर्म हुआ ये, तो रिलीज होने वाली एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई, ठीक है। मान लो इसके लिए भी -15 जूल रिलीज हुई, इसके लिए भी -15, तभी भी तो 30 हुई ना। तोड़ने में 40 जूल लगाई तुमने, और बॉन्ड बनने के बाद जो बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा। इसकी वजह से आपकी जो रिलीज हुई है एनर्जी वो कम है। तो जरा देखो अब डेल्टा एच की वैल्यू क्या आने वाली है, 40 - 30 = 10 जूल। पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव होने का मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसे पॉजिटिव डेविएशन क्यों बोला गया? पॉजिटिव डेविएशन इसीलिए बोला गया क्योंकि यहां पे रॉल्स लॉ में आपने जितना अज्यूम किया था कि भैया मेरे इतने वेपर प्रेशर बनेंगे, उससे ज्यादा बन जाते हैं। क्यों? रीजन ये ना, लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। याद है लास्ट पॉइंट पढ़ाया था वेपर प्रेशर वाले का, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जितनी ज्यादा होती है वेपर प्रेशर उतना ही कम होने लगता है। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, बॉन्ड जो है वो कम स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अब इसको इजिली इवेपोरेट किया जा सकता है, और इजिली इवेपोरेट होने की वजह से मेरा वेपर प्रेशर जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया हर कंपाउंड का, इसलिए मेरी सारी लाइन ऊपर से जाने लगी, ठीक है। ऐसे ऐसे टॉपिक तो ऊपर से नहीं जा रहा ना आप लोगों के, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन समझ आ गया, ये था उसका रीजन। अच्छा, वॉल्यूम वाली की बात करते हैं कि भैया डेल्टा वी मिक्सचर क्यों पॉजिटिव हो गया, तो इसका रीजन था रिपल्शन। ए और बी आपस में एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते थे। ए को तो ए पसंद था ना, और बी को बी पसंद था, तो जब इन्हें आपस में लाया गया, इनका बॉन्ड उतना अच्छा नहीं फॉर्म हुआ और ये आपस में रिपल्शन करने लगे।
इस रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, ओवरऑल वॉल्यूम, भैया जब कोई एक दूसरे को रिपेल करता है तो वो फैलता है ना, एक दूसरे से दूर जाता है, जिसकी वजह से जो इसका ओवरऑल वॉल्यूम था वो इंक्रीज हो गया। इसलिए जो आपका डेल्टा वी था मिक्सचर का वो पॉजिटिव हो गया, मतलब आपका चेंज आया मिक्सचर में कैसा, पॉजिटिव। समझ आ गया सबको? ये था आपका पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, याद रखना इसकी समरी एक लाइन के अंदर है कि भैया जो मेरा इनिशियल बॉन्ड है प्योर कंपाउंड का वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू मेरा मिक्सचर। इतनी सी बात याद रखोगे, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों सारे पॉइंट्स एक बार देख लो दोबारा से। एसीटोन और इथेनॉल, स्टार्टिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, बाद में आपस में बॉन्ड करेंगे नहीं मिल पाएगी उतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग। वाटर और मिथेनॉल, मतलब उनमें पहले से ही एक स्ट्रांग बॉन्ड मौजूद है, उन्हें आपस में एक दूसरे में से बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही उनके पास एक अच्छी खासी स्ट्रांग बॉन्डिंग है। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस अभी अभी समझा दिया मैंने, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, पॉजिटिव मिक्सचर इंक्रीज हुआ ड्यू टू द रिपल्शन। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ भी मैंने बता दिया, ऊपर से जा रहे हैं अब सारे। ठीक है, ये पी बी, ये पी ए का ग्राफ और ये टोटल पी टोटल का जो कि है पी ए प्लस पी बी। समझ आ गया? क्लियर हुई इतनी बातें? तो आप चलते हैं नेगेटिव डेविएशन के अंदर। हाँ बच्चों, अब नेगेटिव डेविएशन आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान है अगर वो समझ लिया तो। नेगेटिव बोलने का मतलब क्या है कि रॉल्स लॉ जितना अज्यूम करता है कि इतने वेपर प्रेशर बनने चाहिए उससे कम बनेंगे। और उससे कम क्यों बनेंगे? क्योंकि जो मिक्सचर के अंदर ए बी का बॉन्ड फॉर्म हुआ उसका कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ इंडक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया, जिसे तोड़ना मुश्किल था। अब जब भैया जब बॉन्ड तोड़ना ही मुश्किल है तो वेपर्स भी तो नहीं बनेंगे ना तेजी से। समझ आ गया? क्योंकि यहाँ पे ए बी का बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल देखना है, नीचे देखो। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का बड़ा ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। एसीटोन CH3 COCH3, ठीक है, और यहां पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म। इस O और H के बीच में एक तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। क्या पहले इसमें किसी तरह का कोई बॉन्ड था? मान लो ये A है मेरा, ये B है। क्या पहले इसमें किसी तरह का कोई बॉन्ड था? नहीं था। एसीटोन में कोई बॉन्ड नहीं था स्पेशल। क्या B में था? नहीं था। लेकिन जब ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स किया गया इन्हें, तो इस O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होने लगी। तो AB बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग हो गया एज कंपेयर टू AA बॉन्ड और BB बॉन्ड। तो मोर स्ट्रांग होने की वजह से क्या हुआ? लेस वेपर्स बने, वेपर कम हुए, इसलिए नेगेटिव डेविएशन हुई। और ग्राफ भी अब नीचे जाने लगा, मतलब अब हर एक कंपाउंड के वेपर्स कम बने। ये मेरा ए का, सॉरी ये मेरा टोटल का, ये मेरा बी का और ये मेरा ए का, ऐसे। समझ आ गया? ये मेरा, ये था मेरा ग्राफ इसका। ओके, चलो ये बात क्लियर हुई। एक्सोथर्मिक क्यों हुआ बताने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, मतलब रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा है। अब जब रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा है तो पक्का वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई ना। 40 जूल आपने तोड़ने के लिए ली और जब बॉन्ड फॉर्म हुआ तो वो इतना स्ट्रांग फॉर्म हुआ कि 60 जूल आपने बाहर निकाल दी। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो जैसे ही बॉन्ड फॉर्म हुआ ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। अब 40 में से 60 माइनस करोगे तो कितना आएगा? -20 जूल आएगा ना। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, और ये वो एनर्जी है जो रिलीज हुई जब बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। यहां पे वॉल्यूम कैसा होता है? डिक्रीज हो जाता है। पॉजिटिव डेविएशन में इंक्रीज हो रहा था, क्यों? क्योंकि वहां रिपल्शन हो रहा था। लेकिन यहां तो अट्रैक्शन होने लगा ना, ज्यादा स्ट्रांग बन गया ए और बी का, तो और क्लोज आ गए। इसकी वजह से मिक्सचर का वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। ठीक है, और आपका डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर लेस देन 0 आ गया। क्लियर हो गया भाई? अब क्वेश्चन देखो, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इनके बीच डिफरेंस पूछा जाएगा, ये पॉइंट्स पूछे जाएंगे। रीजन कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं बस आपको, एक के इधर दूसरे के दूसरे साइड। ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
रीजन मैंने सिर्फ आप लोगों को आपकी नॉलेज के लिए बताया है, पेपर में नहीं पूछे जाते, ये याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का एजियोट्रॉप्स। चलो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक देखें। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, रॉल्स सॉल्यूशन कवर किया, उसे फॉलो करने वाले आइडियल सॉल्यूशंस को देखा, जो उसे फॉलो नहीं करते थे ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को भी देखा। अब हमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक मिलता है एजियोट्रॉप्स, जो मेनली जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना या फिर बीएससी एमएससी करोगे तब आपको एजियोट्रॉप्स को बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया जाता है विद द ग्राफ्स। बट अभी सीबीएसई लेवल पे एनसीईआरटी लेवल पे एजियोट्रॉप्स को ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया गया, तो आप लोगों को जितना ज़रूरी है मैं यहाँ पे आप लोगों को उतना ही बताऊँगा। एग्जाम के अंदर आप लोगों को इसकी डेफिनेशंस आ जाती हैं समटाइम्स पूछने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कैसे रिलेट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस के साथ, ठीक है। चलिए जानना शुरू करते हैं एजियोट्रॉप्स क्या होता है। बच्चों मानो मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक है मेरा कंपोनेंट ए और दूसरा है मेरा कंपोनेंट बी, ठीक है। इसका मेरे पास कोई बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस के करीब मान लेते हैं इसका, ठीक है। इसका मैं कुछ मान लेता हूँ, मान लो 150 डिग्री सेल्सियस के करीब, ठीक है। एक 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा 150 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब मैं इन मिक्सचर को आपस में मिक्स करूंगा, ठीक है, तो इनका एक मिक्सचर फॉर्म हो चुका है। अब मान लो ए प्लस बी का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर का नाम मैं दे देता हूँ सी। सी क्या है, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। अभी ये जो सी होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, पहले तो याद रखना कभी भी किसी मिक्सचर का कोई, देखो यहां पे अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कभी भी मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, नॉर्मली शार्प नहीं होता, ठीक है। क्यों, इंप्योरिटीज ऐड हो जाती हैं आपकी। इंप्योरिटी अब भाई बी के लिए ए जो है वो ए इंप्योरिटी है, और अगर ए के सॉल्यूशन में थोड़ा सा बी मिलाऊंगा तो वो बी इंप्योरिटी बन जाएगी। लेकिन एक कॉम्पोजिशन होता है, कोई एक कॉम्पोजिशन, मान लो मैंने 70% ए लिया और 30% बी मिक्सचर, सी जो है वो 70% ए से बना है और 30% बी से। इस कॉम्पोजिशन पे जो मेरा सी है वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट रखता है, वो बॉईल होने लगता है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट में। मान लेता हूं मैं उसे 120 डिग्री सेल्सियस। अभी ये सारी मैंने मानी है वैल्यू, ये सब आप सोचिएगा मत कि भैया ये कैसे ले लिया आपने, ये सिर्फ अज्यूम किया आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आप इसकी डेफिनेशन को समझ सको, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें समझ सको। तो भैया आप जरा डेफिनेशन की तरफ चलो। ये एक बाइनरी मिक्सचर होता है। बाइनरी मिक्सचर मतलब इसके अंदर दो कंपाउंड लिए जा सकते हैं। एजियोट्रॉप्स हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है, ए और बी, ठीक है। चलो, इट बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसा मैंने बोला मिक्सचर है लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है, ठीक है, जैसे कि कोई प्योर लिक्विड हो रहा हो, एग्जाम समझा दिया ना उसने, क्योंकि नॉर्मली मिक्सचर कभी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल नहीं होते, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इट पोजेस द सेम कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड एंड वेपर फेज, मतलब अब जो ये सी कंपोनेंट होगा जब ये बॉईल होना शुरू होगा तो मेरा जो XA होगा वो YA के बराबर हो जाएगा और XB जो होगा ये YB के बराबर हो जाएगा। अरे ये XA और YA है क्या, तो भैया आपके अभी न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड होंगे, ठीक है, और भी अभी न्यूमेरिकल करेंगे हम जो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज, कि वेपर के अंदर कितना A मौजूद है, समझ आ गया ना। ऐसे ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज, दिस इज फॉर लिक्विड फेज एंड दिस इज फॉर वेपर फेज। तो जब आपका एजोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म होता है तो उसका सेम कॉम्पोजिशन हो जाता है लिक्विड फेज और वेपर फेज के अंदर। बड़ी खास बात है कि अब आप इसको अलग नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से। क्वेश्चन है भैया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस था जो तुम लोगों ने 10th या 9th में पढ़ा था, है ना, कि दो चीजों को, दो लिक्विड को आपस में अलग कर सकते हैं। किस तरह के लिक्विड्स को, जिनके बीच जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस का हो। तो पहले जो बॉइल होगा, मान लो A और B है, इनके बीच 30 डिग्री का फर्क है,
ये 100 है, ये 130 है। अब अगर मैं इनको फ्रैक्शनली डिस्टिलेट करूंगा तो पहले ए बॉयल होकर अलग हो जाएगा, उसे मैं अलग कर लूंगा, बाद में बी को अलग कर लूंगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना वो पहले अलग हो गया, उसके वेपर्स को मैंने अलग कर लिया, कंडेंस। ठीक है, समझ आ गया कुछ पॉइंट। बाइनरी मिक्सचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है, इट पोजेस सेम कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज। ठीक है, इसको फ्रैक्शनली डिस्टिलेट नहीं किया जा सकता। अब आते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपको बॉन्डिंग याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। यहां पे जो ए बी बॉन्ड होता था ना वो वीक हो जाता था एज कंपेयर टू ए ए बॉन्ड, है ना। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर ए बी बॉन्ड जो होता था वो वीक हो जाता था ए ए और बी बी बॉन्ड के कंपैरिजन में। अब जब ये बॉन्ड वीक हो गया है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया है, और बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये क्या है, एक मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है। समझ आ गया? तो अब नेगेटिव डेविएशन में कुछ बताने की जरूरत नहीं, इसका अपोजिट। यहां पे जो ए बी बॉन्ड फॉर्म होता था वो स्ट्रॉन्गर होता था एज कंपेयर टू ए ए बॉन्ड और बी बी बॉन्ड। भैया आपको नोट्स बनाने के लिए भी किसी दूसरे बुक की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस के लिए भी नहीं है, वो भी मैं मार्क बूस्टर सीरीज में डाल दूंगा। ठीक है, बस जितने यहाँ मैंने ब्लू प्लेन बैक प्लेन से लिखा है वही आप लोगों के लिए नोट्स हैं, या आप लोगों की एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो ए बी बॉन्ड जो था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, इसलिए ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स है। याद रहेगा ना, मिनिमम बॉइलिंग पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग नेगेटिव डेविएशन। बच्चों हर चीज का कंक्लूजन एक ही चीज पे है, वही आपको याद रखना है। पॉजिटिव डेविएशन में बॉन्ड कमजोर हो जाता है और नेगेटिव डेविएशन में बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रख लो, उसके बाद आपको कोई पॉइंट याद नहीं रखना पड़ेगा, सारे पॉइंट आप खुद समझ के कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर यही खत्म होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, रॉल्स लॉ देखा, उसके न्यूमेरिकल्स देखे, आइडियल सॉल्यूशंस देखे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस देखे और एज़ोट्रॉप्स देखे। अगली वीडियो के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, चलो, हैव अ गुड डे।